नमस्कार। दृष्टि टीचिंग एग्जाम चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज आमने सामने हैं, उसके पीछे एक कारण है, बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण है। वो कारण है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर। असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंध में हम लोग उपस्थित हुए हैं। इतिहास विषय को लेकर मेरा नाम डॉक्टर अनुराग सुनकिया है। हम लोगों के बीच इतिहास विषय को लेकर विशद चर्चा रहेगी। आज की कक्षा में हम लोग इतिहास, जिसके अंतर्गत हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे, उसके पीछे कारण क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि यूपीएचईएससी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करता है। उसमें वो एक परीक्षा लेता है। उस परीक्षा में हम लोग जब उस परीक्षा को देखते हैं, जो यूपीएचईएससी कंडक्ट कराता है, तो उस परीक्षा में 100 प्रश्न आते हैं, जिसमें 70 और 30 का विभाजन रहता है। और इस विभाजन में यहाँ से हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, वो हम लोगों का ये 70 प्रश्नों का कोटा है, जिसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। और वो एंशिएंट हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। 30 प्रश्न जो हैं ये जीएस के आते हैं, है ना। तो हम लोग जो आमने सामने इकट्ठा हुए हैं, वो इसके लिए हुए। हालांकि परीक्षा में 2 पड़ाव हैं। एक आपको परीक्षा देने जाना है इस संदर्भ में कि आपको ओएमआर शीट पर आंसर करना है। 100 प्रश्न आएंगे, है ना। उसमें से 30 जीएस के और 70 प्राचीन भारत के। जब आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे, तो 30 नंबर का आपका साक्षात्कार होता है। तत्पश्चात आपको जो इसमें मार्किंग होगी और जो साक्षात्कार में आपको नंबर मिलेंगे, उनको जोड़कर आपकी मेरिट बनेगी। और ये तय होगा कि किन किन अभ्यर्थियों का चयन अंतिम रूप से हो गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं, वो अपने आप को कह सकते हैं, है ना। इसके लिए पूरी शुभकामनाएं। तो जो परीक्षा है, उसमें जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि
प्राचीन भारत को लेकर हम लोगों का आमना-सामना हुआ है और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि प्राचीन भारत को लेकर एक गहरी समझ आपके भीतर बने, जिसका आप परीक्षा के समय अच्छे ढंग से उसका उपयोग कर सकें। इसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग थोड़ा-सा चर्चा इस बात की कर लेते हैं सबसे पहले कि वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे। हम और आप वीडियो लेक्चर के माध्यम से जुड़ेंगे। दूसरा कि जो दूसरा माध्यम हम लोगों के बीच जुड़ने का रहेगा, एक और माध्यम है और वो माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल। हमारे पास एक एपरेटस है। आप जब लाइव क्लास को ज्वाइन करके विषय के बारे में लेक्चर ले रहे होंगे, तो लेक्चर के दौरान या उपरांत, प्रत्येक लेक्चर के उपरांत हम आपसे खुद ही पूछेंगे कि कोई दुविधा या प्रश्न आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि लेक्चर का जो अंतिम भाग होगा वो इसी बात को लेकर होगा कि जो भी आपको पढ़ाया गया है, समझाया गया है, लिखाया गया है, आप उसको, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तब तो कोई समस्या नहीं। इन केस अगर आपके मन में किसी बात को लेकर कोई बात आपको समझाई गई, और एक सेकंड बस होल्ड करिएगा। मान लीजिए कोई बात आपको समझाई गई, तो समझाने के दौरान अगर आपको कोई दुविधा आती है तो आप कोशिश करिए कि, क्योंकि लेक्चर के एंड में हम लोगों के पास 10-12 मिनट का, 15 मिनट का समय रहेगा प्रत्येक लेक्चर के बाद, कि हम लोग किसी प्रकार का अगर कोई डाउट आ रहा है तो उसको दूर कर लें, है ना? तत्काल, है ना? कोई चीज़ पेंडिंग डालने से क्या मतलब, है ना? भाई डाउट आपको आएगा, सॉर्ट आउट हम कर देंगे, या तो तत्काल कर देंगे या आपसे अगले दिन के लिए बोल दिया जाएगा कि नेक्स्ट डे आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। मान लो किन्हीं कारणवश, मान लीजिए कोई मन में डाउट आया तो उसका अ, संबंध नेक्स्ट लेक्चर से है, तो हम कह देंगे आपसे कि भाई अगला लेक्चर आप सुन लेना, तो आपका ये डाउट दूर हो जाएगा। क्योंकि डाउट तो कैसा भी आ सकता है ना। या अगर हमें लगा कि जो आपने डाउट पूछा है उसका थोड़ा-सा उत्तर विस्तृत है, तो हम आपसे थोड़ा-सा समय ले लेंगे, तो अगले दिन आपको दे देंगे, कि अगले दिन समझा देंगे।
लेक्चर की शुरुआत में ही। तो कहने का आशय कि आपका जो डाउट है वो तत्काल प्रभाव से अथवा उसके अगले दिन 100% शॉर्ट आउट हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। हाँ, बशर्ते वो डाउट आपका थोड़ा सा वाजिब हो, है ना, परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा से लिंक करता हो। विषय के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, डाउट्स की। बस विषय से जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हम समझा रहे हैं, इन केस अगर कोई डाउट आता है विषय से संबंधित, है ना, तो उसको हम लोग 100% डील करेंगे। आज की जो क्लास है वो मेनली इंट्रोडक्टरी है। अच्छा, ये चीज़ें आप जानते ही हैं, है ना, प्लस जो इंटरव्यू है वो 30 मार्क्स का, है ना, और ये ध्यान रखना है कि ये मार्क्स ऐड होंगे जब मेरिट बनेगी, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट ना रखिए। इंटरव्यू कम मार्क्स का और रिटेन ज़्यादा मार्क्स का, इसमें कहीं ना कहीं आपका फायदा है और बड़ा तगड़ा फायदा है ना। भाई इंटरव्यू अगर मान लीजिए यहाँ इंटरव्यू हम 200 नंबर का कर दें, है ना, तो बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। किसी को 200 में मिल गए 155 इंटरव्यू में और किसी को मिले 95, तो 60 नंबर का डिफरेंस आ गया। 60 नंबर का मतलब समझ रहे हो? 60 नंबर का मतलब हुआ 30 नंबर का डिफरेंस, 30 क्वेश्चन का डिफरेंस। क्योंकि यहां पर जो आपके क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन ये है, 30 क्वेश्चन ये है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है ना। तो 200 नंबर की परीक्षा हो गई, 30 नंबर ये, तो 230। तो वहां पर थोड़ा सा भाग्य वाला मामला बन सकता था, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इंटरव्यू में के मार्क्स थोड़ा सा ऐसे रखे जाएं कि बच्चे मेन फोकस इस पर करें। इसमें अगर वो अच्छा कर गए तो फिर ये औपचारिकता हो जाएगी। ये भी तो सोचो, इसका डर ही खत्म हो जाएगा आपका। एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो इन 100 प्रश्नों में, यानी कि ये 200 मार्क्स हैं, इसमें लगभग कट ऑफ 65 के आसपास क्वेश्चन की रहती है, यानी कि 130 नंबर। लेकिन ये कट ऑफ है, कि यहां तक के बच्चों को बुलाया गया है इंटरव्यू में, सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना, इंटरव्यू में बुलाया गया, कट ऑफ है ये, कि जिनके 130 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं उनको इंटरव्यू में बुलाया जा रहा है। फिर नंबर ऑफ सीट्स, है ना, थोड़ा सा बातों को ध्यान से सुनिएगा, है ना। फिर नंबर ऑफ सीट्स ये डिपेंड करती है कि आपने कितना बेहतर किया है। एक वो एस्पिरेंट भी इंटरव्यू देने जा रहा है जिसके 65 क्वेश्चन है, बिल्कुल उतने ही हैं जितनी कट ऑफ है ना। लेकिन एक एस्पिरेंट है जिसके क्वेश्चन 70 है, 75 है, 72 है, तो वो कई प्रश्न आगे है आपसे, ठीक। अच्छा, इंटरव्यू में आपका बहुत वेटेज है नहीं, क्योंकि भाई बहुत अच्छा इंटरव्यू होगा तो 30 में से 21 नंबर मिल जाएगा, बहुत ज्यादा 22 23, बहुत ज्यादा 24, मतलब इसको अच्छा मार्क्स कहा जाएगा, मतलब बहुत अच्छा मार्क्स कहा जाएगा 30 में 24। और अगर बहुत सामान्य इंटरव्यू भी गया तो 15-18 नंबर तो
दे ही देंगे बोर्ड, है ना, अगर सामान्य तरीके से आपने बहुत नॉर्मल तरीके से चीज़ों को समझा, उत्तर दिया, है ना, घबराए नहीं। एक सामान्य इंटरव्यू भी होगा तो 15-18 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो जो गैप है नंबरों का इंटरव्यू में, वो बहुत ज़्यादा आपका 7-8 नंबर का, 7-8 नंबर का मतलब होता है 4 क्वेश्चन, 8 नंबर मान लीजिए तो 2 चौको 8, 4 नंबर 4 क्वेश्चन। तो इसका मतलब आप समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि 65 कट ऑफ गई है, ये क्वेश्चन है ना, 200 मार्क्स है टोटल, तो 65 क्वेश्चन का मतलब हुआ 130 मार्क्स। ठीक है, इतना तो देखिए आप थोड़ा समझ ही रहे होंगे, है ना। क्वेश्चन से थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझाने में। तो 65 क्वेश्चन कट ऑफ गई। अब मान लीजिए आपका 70 क्वेश्चन है, समझिएगा, ये एक बालक है, ये आप हैं, ठीक है। तो अब इस बालक को इंटरव्यू में मान लीजिए 24 नंबर मिला, आपको 16 नंबर मिला, ठीक। तो इंटरव्यू में ये ज्यादा है आपसे, कितने नंबर ज्यादा है? 8 नंबर, यानी कि 4 क्वेश्चन ज्यादा है। लेकिन रिटन में आप देखो तो आप उससे 5 क्वेश्चन आगे हो, यानी कि आप अभी भी उससे एक क्वेश्चन लीड कर रहे हो। और कहीं आपका 70 की जगह 72 या 75 क्वेश्चन है, तब तो आप कट ऑफ से अच्छा खासा लीड कर रहे हो। तो पहले तो एक अपनी धारणा बना लो कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं, और उस परीक्षा के संदर्भ में हमें दिमाग में क्या रखना है। तो ये डिस्क्रिप्शन आपको इसी उद्देश्य से दिया जा रहा है, ठीक है। कि मतलब बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी, है ना, बहुत आराम से समझा रहे हैं। और अभी हम कहीं आगे नहीं भाग रहे, हम यहीं हैं, है ना। नहीं समझ में आया होगा थोड़ा बहुत भी, अभी हम फिर रिपीट करेंगे, लेकिन इस बात को समझ के चलिए आगे। कुछ भी पढ़ने पढ़ाने से पहले आपको ये सिनेरियो अपने जहन में दौड़ाना पड़ेगा, इसे आपको मजबूती से समझना पड़ेगा, और फिर पढ़ना तो है ना, क्योंकि इसमें भी और पेच है। हम्म, हाँ, इसमें भी पेच है, ठीक है। फ्रेश पेज से आपको फिर से बताते हैं, ठीक है, समझना कि यूपी HESC का एग्जाम है, ये आप हैं, आप परीक्षा देने गए, तो आपको वहां पर 70 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको एंशिएंट हिस्ट्री के मिले, जो हम लोग पढ़ेंगे, और 30 MCQ आपको GS के मिल गए, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स पूरे पेपर के कितने हुए? 200।
आप परीक्षा देने गए, ये आपके सामने एक व्यवस्था है। तो जब आप परीक्षा दे रहे हैं तो हर चीज सोचकर, है ना, स्ट्रेटजी के साथ परीक्षा देने जाइए। देखो, अल्टीमेटली मेहनत तो करनी है ना, लेकिन इस तरह से चीजों को सोचकर जाओगे तो एग्जाम के दौरान अगर इस बात को ध्यान रखोगे, जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा और सतर्क होकर और प्रश्नों की संख्या ऊपर नीचे होने को लेकर आप बहुत सतर्क रहेंगे कि एक दो क्वेश्चन अगर जल्दीबाजी में या घबराहट में, है ना, या ज़्यादा सोचने की वजह से कम हो गए तो उसका हमको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो पहले से सतर्क रहो, कूल माइंड होके पूरी सतर्कता के साथ परीक्षा। ठीक, तो अब आप पहुंचे परीक्षा देने। अब मामला ये बनता है कि जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर हम लोग 2 अंक ले लेते हैं। मान लीजिए आपके 65 क्वेश्चन सही है, एक थ्योरी ये है और एक थ्योरी है कि आपके 75 क्वेश्चन सही है। एक थ्योरी ये है, ठीक है। ये जो आपके क्वेश्चन है, इससे आपकी कट ऑफ बनेगी, वो तो आपको बाद में मालूम चलेगा। पहले तो आप परीक्षा भी दे आएंगे, इंटरव्यू भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, है ना, फिर आगे चल के आपको कट ऑफ भी मालूम चल जाएगा कि भाई हमारे इतने क्वेश्चन थे, हमारा हो गया, है ना। लेकिन जो पिछले कट ऑफ रहे हैं उसमें हम लोग एक एवरेज क्वेश्चन ले रहे हैं 65। ये कट ऑफ गया है 65, इतने क्वेश्चन आपके हैं या आपके कट ऑफ से +10 क्वेश्चन है। आप देखो कि इससे हानि और लाभ क्या है। हानि लाभ हम लोग को समझना है ना। अब होगा क्या कि जब मेरिट बनेगी तो इसमें ऐड होंगे इंटरव्यू के मार्क्स, जो हैं 30, है ना, इसमें भी ऐड होंगे। उस बिहाफ पे मेरिट बन जाएगी। तो अगर आपके कट ऑफ और प्लस इंटरव्यू मार्क्स 30, इसमें से आपको 15 भी मिल सकते हैं, 18 भी मिल सकते हैं, 21 भी मिल सकते हैं, 24 भी मिल सकते हैं, है ना। तो कट ऑफ, अगर आप ठीक कट ऑफ पर खड़े हैं, ध्यान से सुनना, कट ऑफ का मतलब अभी हमने बताया था कि मिनिमम क्वेश्चन जब अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए कॉल जा रही है, 65 क्वेश्चन होने ही होने चाहिए, तो उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया। ये मिनिमम है। किसी के 66 क्वेश्चन होंगे, किसी के 68 होंगे, किसी के 69 होंगे, किसी के 70 होंगे, किसी के 72 होंगे, किसी के 75 होंगे, किसी के 78 होंगे, किसी के 80 होंगे। लेकिन जिसके जो भी क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, वो 65 से ज़्यादा होंगे, 65 या उससे ज़्यादा। अगर किसी के 64 क्वेश्चन सही हैं तो उसे इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाएगा। तो
इसका मतलब ये हुआ कि 65 कट ऑफ है। कट ऑफ का मतलब समझ में आ गया? आप लोग जानते भी होंगे, बस थोड़ा सा समझाते हुए, है ना? अब यहां मामला ये है कि यहां पर आपको इंटरव्यू में अगर 24 नंबर भी मिल रहा है, हमने मान लिया कि 30 में आपको मिला 24, बहुत अच्छे नंबर है, मतलब इनको बेहतरीन नंबर कहा जाएगा, बेस्ट इंटरव्यू आपका गया। तो 65 क्वेश्चन प्लस 24, तो ये आपका हो गया 130 प्लस 24, तो ये आपका हो गया 154 मार्क्स। ठीक, यहां पर क्या हुआ कि आपके 75 क्वेश्चन है, तो 75 का मतलब हुआ दुगना, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 150, और यहां पर इंटरव्यू में आपको मान लीजिए मिले 18, तो ये हो गया 8, 5 और 1 6, अंतर देख लीजिए, इन दोनों में अंतर कितने का है? 168 माइनस 154, तो 154 से 164 और 168, तो 14 मार्क्स का गैप हो गया। ठीक, अब यहां समझने वाली बात यह है, हालांकि ये चीजें आपको पहले से नहीं पता है ना, जिस परीक्षा में आप बैठ रहे हैं उसमें आपको पहले से नहीं मालूम चलेगा, क्योंकि अगर रिटन के मार्क्स आपको पहले ही बता दिए जाएंगे, है ना, तो इंटरव्यू का कोई मायने नहीं रहेगा। खैर, वो तो आप भी समझते होंगे इस बात को। अब यहां मामला क्या है कि इन दोनों मार्किंग में गैप कितने का है? 14 मार्क्स का। 14 मार्क्स का मतलब यह हुआ 7 क्वेश्चन, 7 दूनी 14, इसका मतलब यह हुआ कि 65 क्वेश्चन करना और इंटरव्यू में 24 नंबर लाना आपको बहुत प्रॉफिट नहीं दे रहा। 75 क्वेश्चन और 18 नंबर या 16 नंबर मान लीजिए नॉर्मल नंबर इंटरव्यू का मिल भी जाता है, तो भी आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। यह बात आपको सिर्फ इसलिए समझाई जा रही है कि आप इस पोर्शन पर विशेष कृपा करें, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन आपको इंटरव्यू नहीं, रिटन टेस्ट दिलाएगा। फाइनल सिलेक्शन आपका जितना अच्छा पेपर होगा, आप उतनी बेहतर पोजीशन में होंगे परीक्षा में अंतिम रूप से चयन लेने के लिए। इस बात को ध्यान से समझ के चलिए, ठीक है? तो इस चर्चा में हमको यह समझ में आया कि इंटरव्यू से ज्यादा वेटेज एमसीक्यू का है, रिटन एग्जाम का है, ठीक है? रिटन का मतलब यहां ओएमआर शीट पर प्रिंसिपल पदों के लिए होते हैं, उनमें रिटन एग्जाम होता है। यहां आपको ओएमआर शीट पर गोले भरने हैं। आपने देखा भी होगा पिछले वर्षों के पेपर,
क्वेश्चन होता है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से एक सही होता है। ठीक है? तो इस तरह से बस 1 सेकंड दीजिए। बढ़िया है। ठीक। तो इस तरह से देखो कुछ मामला है। ये बात समझाना हमारी प्राथमिक ज़िम्मेदारी थी कि आपको हकीकत से रूबरू कराया जा सके। कि आपको मेहनत किस पोर्शन में ज़्यादा करनी है। ये एक आवश्यक चीज़ थी जो आपको जाननी है, समझनी है। इतना सा भी अगर कन्फ्यूज़न हो ना तो पूछ लेना। हालाँकि हमने सब समझा दिया और इसमें ये समझ में आ गया कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी है जो ऐसी कंडीशन में है और कोई विद्यार्थी है जो ऐसी कंडीशन में है, तो ये विद्यार्थी इस विद्यार्थी से वे अहेड है। 7 क्वेश्चन आ गए हैं भाई। इंटरव्यू में नॉर्मल मार्किंग होने के बावजूद हम कह रहे हैं इसको 18 की जगह 16 कर दो, ये 66 हो जाएगा। तो यहां 7 की जगह 6 हो जाएगा। वे अहेड है। ठीक। तो इतनी देर में आपने क्या सीखा कि आपको रिटन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है। अब मुझे अंदर से संतुष्टि है कि एक बहुत ही आवश्यक बात आपसे शेयर करनी थी, मैंने कर दी। कि आपको कोशिश करनी है कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस रिटन में देकर आएं, क्योंकि रिटन में आप बेस्ट परफॉर्मेंस देकर आएंगे तो इंटरव्यू आपके लिए केवल औपचारिकता होगा, नाम आपका छपना तय है। ठीक। अब हम लोग आते हैं दूसरे सेगमेंट पे, जिसमें हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि दृष्टि टीचिंग एग्जाम का जो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ ले रहे हैं, तो आपको प्रोवाइड क्या हो रहा है। जैसे आप हमारे सामने हैं तो आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि हम लोग कोर्स के दौरान, ठीक है, चलेंगे कैसे। हुँ? तो वीडियो लेक्चर में क्या होगा, जो इस समय हो रहा है कि जो प्राचीन भारत है, ठीक है, तो प्राचीन भारत में जब हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस शुरू करेंगे, अभी हम लोग सिलेबस पे चर्चा करेंगे, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिए। इसके बाद हम लोग सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, है ना, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सिलेबस में क्या क्या है। यूपीएचईएससी के वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें भी सिलेबस पड़ा हुआ है ना। हिस्ट्री का जो नंबर है वो 31 कोड है सब्जेक्ट का, तो वो उसमें हिस्ट्री आपको दिख जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री नहीं एंशिएंट हिस्ट्री। तो जो प्राचीन भारत है, आपको वीडियो लेक्चर किस पे मिलेंगे, प्राचीन भारत पे। ठीक है। तो इस लेक्चर में हमारा काम क्या होगा, हमारा काम होगा
कि सिलेबस की एक गहरी समझ, कैसी? गहरी, गहरी समझ विकसित हो जाए। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर का आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। इसके लिए आपको करना क्या है कि बहुत ध्यान से आपको लेक्चर सुनना है। क्या करना है? लेक्चर को बहुत ध्यान से, प्रत्येक शब्द पर आपका ध्यान रहना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जब हम लोग प्राचीन भारत के टॉपिक वाइज गहरी समझ बना रहे होंगे, तो जो भी सिलेबस है वो सिलेबस आपके लिए बड़ा फ्रेंडली हो जाएगा। बाय चांस, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सिलेबस देख ही लिया होगा। नहीं भी देखा होगा तो भी आप देखेंगे, तो जब आप सिलेबस में हेडिंग, सब हेडिंग देखते होंगे तो आपको थोड़ा बहुत लगता होगा कि इसमें पता नहीं क्या होता है, इसमें पता नहीं क्या होता है। तो जैसे जैसे हम लोग टॉपिक से गुजरते जाएंगे, आप प्रत्येक टॉपिक के प्रति आपका एक, आपकी गहरी समझ बन जाएगी, और उस टॉपिक को लेकर आपका जरा सा भी अगर आपको टॉपिक को लेकर भय जैसा कुछ होगा तो वो खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि आपसे कहा जा रहा है कि आपको वीडियो लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना है। ये आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। ठीक है, अभी हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी थी कि आपको यह समझाना कि जो 2 स्टेप में आपका फाइनल सिलेक्शन होना है, एक एग्जाम, एक इंटरव्यू, है ना। एग्जाम जो एमसीक्यू बेस होगा ओएमआर शीट पर, और दूसरा इंटरव्यू। इंपॉर्टेंट कौन सा है, मतलब किसको वेटेज देना है ज्यादा, है ना। तो ओएमआर को। ओएमआर आपका भाग्य निर्धारक बनेगा। ओएमआर शीट, जब आप ओएमआर शीट जमा कर रहे होंगे ना, तो बहुत संभावना है कि उसी समय तय हो गया हो कि आपके नाम में असिस्टेंट प्रोफेसर बस जुड़ने वाला है, इंटरव्यू तो अब औपचारिकता है। ठीक। अच्छा, एक तो हो गया वीडियो लेक्चर का पार्ट। तो वीडियो लेक्चर में गहरी समझ आपकी बनेगी तो आपको सुनना अच्छे से है। वीडियो लेक्चर में एक तो लेक्चर होगा जिसको आप बहुत ही ध्यान से सुन रहे होंगे। इसके साथ साथ लिखना है। वीडियो लेक्चर के 2 फेज हैं। पहले फेज में आपको लेक्चर ध्यान से सुनना है, प्लस टॉपिक की जैसी भी इंपॉर्टेंस होगी तो लेक्चर, थोड़ा लेक्चर दे के थोड़ा लिखवा दिया, फिर थोड़ा लेक्चर दे दिया, फिर थोड़ा लिखवा दिया, फिर थोड़ा लेक्चर दे दिया, फिर थोड़ा लिखवा दिया। कुछ टॉपिक इस तरह से भी चलेंगे, और कुछ टॉपिक में आपको पहले लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर दिया जाएगा और फिर आपको लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये रहेगा
ये क्लास की डिजाइनिंग है। चूंकि आज का इंट्रोडक्टरी क्लास है, इंट्रोडक्शन है, कहीं ना कहीं हम आपको समझना शुरू कर दिए हैं आज से। तो नेक्स्ट लेक्चर से यही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेक्चर और प्लस लिखना। तो इसका मतलब यह है कि चूंकि आपको लिखना है तो पेन और पेपर, ये 2P जो है, इसे आपको फॉलो करना है। तो लेक्चर के दौरान जब लेक्चर चल रहा है तो बहुत ध्यान से उसे सुनना है, कुछ नहीं लिखना, जो भी हम कहेंगे वो लिखना है। अगर हम बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं, अगर हम समझाने के लिए लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम खुद से कह रहे हैं कि इसको नोट कर लीजिएगा तो उसको नोट करना है। और प्लस लेक्चर के बाद जो हम आपको बोलेंगे वो आपको लिखना है। बहुत आराम आराम से बोल के हम लिखाएंगे, ठीक है? तो वो आपको लिख लेना है। तो जब पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा तो उस टॉपिक को लेकर एक आपके पास मैटर होगा, जिसे रेगुलर इंटरवल में आपको रिवाइज करना है, ठीक है? दृष्टि संस्थान द्वारा भी आपको चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं पुस्तक के तौर पर, उसको लेक्चर के साथ साथ फॉलो करते जाना है। तो लेक्चर और लेक्चर के दौरान जो आपने लिखा, ठीक है, और ये जो कुछ भी आप लिखेंगे, ठीक है, इस बात के लिए निश्चिंत रहिएगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, है ना, इनको ध्यान में रखकर, है ना, अपडेट वर्जन में आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए भी आप निश्चिंत रहिएगा कि प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़े जो भी 5-6 पेपर अभी हुए हैं 21वीं सदी में, ठीक है, तो उन्हें हम लोग, मतलब उन्हें हम, ये मेरा एंड है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, उन्हें अपडेट करते हुए और अपग्रेड करते हुए हम आपको लिखाएंगे कंटेंट, ठीक है? तो इस बात के लिए निश्चिंत रहिएगा। लेकिन जो भी हम लिखा देंगे, है ना, जब आप संस्थान द्वारा भेजी गई पुस्तक को पढ़ेंगे या आप मान लीजिए खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं या सॉल्यूशन पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, और आपको कोई ऐसा टॉपिक से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाता है, तो आप उसे नोट्स में अपडेट करते चलिए। नोट्स जो हैं ये आपके इंपॉर्टेंट पेपर्स होंगे, आपको इन्हीं को अपडेट करना है और इन्हीं को रिवीजन करना है। इससे क्या होगा, जब एक ही चीज आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। कुछ चीजें लेक्चर के दौरान याद हो जाएंगी, कुछ चीजें बार बार रिवाइज करने से याद हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाएगा, तो परीक्षा का भय दूर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर, मतलब निश्चिंत क्या, शांत चित्त होकर, निश्चिंत तो नहीं कहेंगे, शांत चित्त होकर आप परीक्षा दे पाएंगे, जिससे कि ह्यूमन एरर, जो मानवीय भूलें हैं, वो ना हो, बहुत अच्छा है। अगर हो भी तो एक आध से ज्यादा ना हो। इतिहास है, इसमें मानवीय भूलें बहुत होती हैं, है ना, कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और एकदम से उसका आंसर दिमाग में आया और टिक कर दिया, लेकिन जब रूम पर पहुंचे तो लगा अरे इसका तो ये होगा। इतिहास में मानवीय भूलें बहुत होती हैं, है ना, तो बार बार रिवीजन अगर आप करेंगे तो ये मानवीय भूलें या तो होंगी ही नहीं, और होंगी भी तो एक आध,
और ये छम्मे है, एक आध छम्मे है, लेकिन 3 4 5 तो अछम्मे है। ये तो हो सकता है व्यक्ति को कट ऑफ से बाहर कर दे। 5 प्रश्न का मतलब हो गया 10 नंबर, है ना। तो मानवीय भूलें ना हो अथवा ना के बराबर हो, तो इसके लिए आपको इन चीजों को, आपको 2 चीजें करनी है कि आपको अगर कुछ ऐड करना है, ठीक है, तो आप यही जो आपके क्लास नोट्स बनेंगे, ठीक है, इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा, रेगुलर रिवीजन करना है। बस ये 2 काम आपको करने हैं। फिर आप देखिए, ना घोड़ा दूर ना मैदान, है ना। इतना कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट को लेकर आ जाए कि आप परीक्षा देने शांतचित्त होकर जाएं, तो बट ऑब्वियस है कि परीक्षा बेहतर होगी, है ना। तो उम्मीद तो कर ही सकते हैं आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, है ना। खैर, अभी तो हम लोगों को पूरे सिलेबस की लड़ाई लड़नी है। और देखो, इसमें भी कोई, अच्छा आइए थोड़ा सा, ये बातें समझ में आ गई। अब ये हो गया आपका सेगमेंट जिसमें आपको ये समझ में आ गया कि वीडियो लेक्चर में आपको क्या मिलने वाला है। इस मामले में भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कृपया करके आप इसको सूचित कर दें, अन्यथा कोई बात नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा सिलेबस पे हम लोग गौर करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीएचईएससी की, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, है ना, प्रयागराज, आप वेबसाइट से आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो ये आपको उपलब्ध तो करा ही दिया जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है ना। ऐप पे तो डाल ही दिया जाएगा आपकी, तो वहाँ से भी, तो इसको प्राप्त करना कोई आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। अब ध्यान देना कि जो शुरुआत है प्राचीन इतिहास की, अच्छा प्राचीन इतिहास, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्राचीन इतिहास में आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप तथ्यात्मक रूप से मजबूत होंगे। देखो सीधी बात, क्योंकि तथ्यों की परीक्षा है आपकी परीक्षा में, भाई इन्हीं की तो हम लोग बात कर रहे हैं कि 70 क्वेश्चन यहीं से तो आएंगे, प्राचीन इतिहास से, है ना, है ना। ऐसा कर तो नहीं पता लगा इसी से 70 आ जाएंगे, है ना। ठीक, अब जरा समझो कि इसकी जो शुरुआत है ना, स्रोत, पुरातत्व का परिचय, है ना, ये सुपर फैक्चुअल एरिया है। हालांकि समझाने वाला है, जो पोर्शन समझाने वाला है उसको तो हम समझाएंगे ही, और समझा समझा के ही लिखाएंगे, है ना। लेकिन
चूंकि 70 प्रश्न आने हैं और ये एमसीक्यू है ना। और विगत वर्षों के अगर आप प्रश्न पत्रों को पढ़ेंगे तो आप वहां देखेंगे कि लगभग प्रत्येक प्रश्न में वो आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा। वो आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा। तो इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? इंफॉर्मेशन आएगी जब आपको तथ्यों की जानकारी हो। तो जो आपको लिखाया जाएगा, है ना, वो तथ्यात्मक होगा। जो लेक्चर दिया जाएगा वो आपको टॉपिक की समझ बनाने के लिए होगा, है ना। जैसे इसमें पुरातात्विक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, है ना। पुराण का मतलब क्या होता है, वेद का मतलब क्या होता है, उपनिषद का मतलब क्या होता है, महाकाव्य को हमें कैसे, जो रामायण महाभारत है उन्हें कैसे देखना है, ठीक है। जैन बौद्ध ग्रंथ स्रोत के रूप में क्यों महत्वपूर्ण है, उनसे क्या जानकारियां मिल रही हैं। विदेशी विवरण, यूनानी, चीनी, अरबी, तिब्बती, ये वृत्तांत कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कौन कौन इनके बारे में हमें जानकारी दे रहा है। बात समझो, है ना। इस देखो, परीक्षा थोड़ी सी गंभीर है ना। और चूंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको ये स्पष्ट कर दिया है कि रिटन एग्जाम जो है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला ओएमआर शीट वाला पेपर है आपका पहला, उसका वेटेज बहुत है। क्योंकि जो सेकंड फेज है इंटरव्यू का, वो मात्र 30 नंबर का है। तो जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो 230 में बनेगी। अब 230 में 30 बड़ा होता है कि 200 बड़े होते हैं? तो बट ऑब्वियस है कि एक नन्हा सा प्यारा सा बालक ही इस बात को बता देगा कि 30 इज लेस देन 200, है ना। तो बस हम आपको थोड़ा सा मजबूत कर रहे हैं, है ना, कि कक्षाओं का कक्षाओं को समझने के लिए पूरा आनंद लें, है ना। पूरे आनंद के साथ समझने का प्रयास करें और तथ्यों को केवल इसलिए मत लिखें कि हमने तो लिख लिया तो आ गया। नहीं, जो भी आपको तथ्य लिखाए जाएं उन्हें आप लिखिए और रेगुलर इंटरवल में उसका रिवीजन करिए, फिर आप देखिए मजा। तो अब जैसे आइए थोड़ा सिलेबस पे चर्चा करते हैं। जैसे पहला टॉपिक है स्रोत, है ना। पहले जो दो टॉपिक हैं ये पूरी तरह से तथ्यात्मक है। इनमें जो भी समझाने वाला पोर्शन होगा वो हम समझाते हुए चलेंगे, है ना। तो पहले टॉपिक में मेनली स्रोतों की चर्चा है। अच्छा, होता क्या है कि जब हम लोग इतिहास को लिखने और समझने का प्रयास करते हैं या लिखना या समझना चाहते हैं कि क्या हुआ था इतिहास में, हमें जानने की उत्कट इच्छा है। मान लो हम लोग इतिहासकार हैं, तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में जानकारी चाहिए
तो हमारे पास स्रोतों के रूप में क्या हो सकता है, आप बताइए। हम किस प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने प्रकार के? ध्यान से देखना। एक हो गया पुरातात्विक और एक हो गया साहित्यिक। दो ही हैं, बस हो गया। टाइप 2 है, या तो हमें पुरातत्व पुरातत्व मिलेगा जिससे हमको जानकारी मिलेगी, जैसे हड़प्पा सभ्यता, है ना। हड़प्पा सभ्यता में हमको पुरातत्व ही तो मिला है, हम लोगों ने पूरा चैप्टर बना दिया क्योंकि हड़प्पा लिपि को तो हम लोग वर्तमान भी में भी नहीं पढ़ पाए ना, उसका अन्वेषण और शोध जारी है। क्लियर? समझो, टाइप 2 ही है। पुरातत्व में जाओगे तो अन्वेषण, उत्खनन, अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, तो हमें अभिलेख मिलते हैं, मुद्राएं मिलती हैं, स्मारक मिलते हैं, ये सब पुरातत्व में आ जाएगा। साहित्य में जाओगे तो साहित्य के दो भाग कर सकते हो, है ना, एक भारतीय और एक विदेशी। तो भारतीयों में वेद, उपनिषद, महाकाव्य, जैन, बौद्ध, है ना, संस्कृत साहित्य, हर्षचरित, विकमान देवचरित, राजतरंगिणी। विदेशी विवरण में जाओगे, विदेशी साहित्य में, क्योंकि ये लोग लिख के ही तो छोड़ेंगे, तो ये भी तो साहित्य ही है। तो साहित्य के दो पार्ट कर दो, भारतीय विदेशी, बात खत्म। तो मेन पार्ट दो ही है, पुरातत्व और साहित्य, जिनसे हमें इतिहास की समझ मिलती है। तो वो आप इस टॉपिक में अच्छे से समझ लेंगे, है ना। इन सब के बारे में जानकारियां, उपनिषद का मतलब क्या होता है, पुराण का मतलब क्या होता है, वेद का मतलब क्या होता है, ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब क्या होता है, आरण्यक का मतलब क्या होता है ना। सबके मतलब आप समझ जाएंगे और उनसे क्या जानकारियां मिल रही हैं ये आप समझ जाएंगे, है ना। जैसे आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किसमें है ना, तो उसका उत्तर शतपथ ब्राह्मण था, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कुछ फैक्ट्स हम लिखाते हुए चलेंगे। दूसरा है पुरातत्व का परिचय, कि अगर हमें पुरातत्व को समझना है तो हम कैसे समझेंगे, पुरातत्व की परिभाषा क्या होती है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, क्षेत्र क्या होता है, इतिहास और विकास कैसे हुआ पुरातत्व का, पुरातत्व का सामाजिक प्राकृतिक विद्वानों से संबंध कैसा है। तो ये पुरातत्व के बारे में कालानुक्रम कैसा होता है, तिथि निर्धारण क्या होता है, कार्बन डेटिंग क्या होती है। तो पुरातत्व में जब चीजें हमको मिलती हैं तो हम इतिहास को अगर क्रम से पढ़ेंगे तभी तो मजा है। अगर हम आपको ABCD रटाएं और आपको ABCD रटाने के लिए हम आपको कैसे रटाएं, हम आपसे कहें A तो आप बोलेंगे A, फिर हम कहेंगे बोलो D, D, फिर हम बोलेंगे P तो आप बोलेंगे P, फिर हम बोलेंगे Z तो आप बोलेंगे Z, फिर हम आपसे कहेंगे ABCD सुनाओ, तो आप कैसे सुनाओगे, A, D, P, Z। मजा नहीं, एक तो रटेगा नहीं जल्दी, ऊपर से जिगजैग रहेगा, मन और नहीं लगेगा। तो जो कार्बन डेटिंग वगैरह, काल निर्धारण, तिथि निर्धारण जो है, ये इतिहास को एक शेप देता है, कि इतिहास को कालक्रम में सजाने में बहुत मदद देता है। बात समझो, कार्बन डेटिंग जैसी जो तिथि निर्धारक हैं, इन्होंने इतिहास को क्रम से लगा दिया। समझेंगे कार्बन डेटिंग क्या होता है,
C14 का मतलब क्या है। तो पुरातत्व की एक समझ इस अध्याय में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम लोग पहले अध्याय में प्रवेश करेंगे इन दो को पढ़ने के बाद। है ना। फिर अध्याय है प्रागैतिहास एवं आद्य इतिहास। तो प्रागैतिहास का मतलब होता है प्राक धन इतिहास, यानी कि प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री, इतिहास के पहले का इतिहास, प्रागैतिहास, जब मानव पाषाण से खेलता था। ठीक है, ये जब यहां पहुंचेंगे तो इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। है ना। तो अभी परेशान मत होना कि सर पढ़ा रहे हैं, अभी नहीं पढ़ा रहे, अभी तो केवल हम ओवरव्यू दे रहे हैं कि प्रागैतिहास में आप इस बात को समझेंगे कि मानव पाषाण के साथ उसका रिलेशन चल रहा है। जब आदि इतिहास में पहुंचेंगे तो आदि इतिहास उसे कहा जाता है कि जिस टाइम पीरियड का रिटन हमको मिला तो है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। है ना। तो इतिहास का ऐसा पोर्शन जब हमको रिटन में चीजें मिली हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, हड़प्पा सभ्यता कि हड़प्पा लिपि हम लोग आज तक नहीं पढ़ पाए, इसीलिए उस चैप्टर को आदि इतिहास में डाला जाता है। तो जब हम लोग प्रागैतिहासिक काल को समझ रहे होंगे, है ना, तो प्रागैतिहासिक काल का प्रारंभ कैसे हुआ, मानव का भूगर्भ शास्त्रीय सांस्कृतिक आयाम, मानव विकास के प्रमुख चरण, है ना, इन सब चीज़ों को हम लोग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, पाषाण उपकरणों का विकास, उनकी तकनीकों का विकास, पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, है ना। पुरापाषाण काल को 3 भागों में हम लोग बांट देते हैं, निम्न, मध्य और उच्च। भारतीय संदर्भ में प्रागैतिहासिक कला, प्राचीनता, महत्व, विस्तार, उसके बाद मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, है ना। ये एक ऐसा डिस्क्रिप्शन है जिसमें हम ये जानेंगे कि मानव ने पहले पाषाण यानी कि पत्थर के साथ अपनी आरंभिक गतिविधियां की। जब वो समय में आगे बढ़ा तो थोड़ा समझदार हुआ, तो उसने उन पत्थरों को अच्छे से शेप देना शुरू कर दिया। फिर और आगे बढ़ोगे तो आप जानोगे कि मानव को अब पाषाण के साथ साथ धातु का ज्ञान भी हो गया। तो मानव के द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु क्या है, तांबा, तो आ जाएगा ताम्रपाषाण काल। बात समझो। और जब मानव ने अपने आप को और विकसित किया तो उसने मिश्र धातु का प्रयोग शुरू कर दिया। पहले पाषाण का ज्ञान, ये सब हम पढ़ाएंगे, है ना, चिंता नहीं करना। पहले पत्थर का ज्ञान, पाषाण का ज्ञान, फिर आगे बढ़ा तो धातु का ज्ञान, तांबे का, फिर आगे बढ़ा तो मिश्र धातु का ज्ञान। ठीक। तो ये जो मिश्र धातु का ज्ञान है, इसने किस चैप्टर का निर्माण कर दिया, इसने निर्माण कर दिया सिंधु सभ्यता का, सरस्वत सिंधु सभ्यता। तो यहां पर हम लोग हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, विस्तार, तिथिक्रम, पतन सब जानेंगे और पूरे धैर्य के साथ, पूरे तल्लीनता के साथ कि हड़प्पा सभ्यता क्यों अस्तित्व में आई, उसका विस्तार कैसे कैसे था, कौन कौन से वहां महत्वपूर्ण स्थल थे, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल, है ना, और ढेर सारे स्थल। आज की बात करोगे तो टोटल 2800 स्थल हैं।
2800 हम लोग नहीं पढ़ेंगे, है ना? हम लोग परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण, जहाँ से क्वेश्चन आता रहता है ना? 2800 कौन पढ़ता है? हाँ, पढ़ते हैं इतिहासकार, है ना? अध्ययन अध्यापन का विषय 2800 नहीं है, ठीक है? हम लोग सॉरी 12-15 स्थलों को पढ़ेंगे। कुछ तो आपके सिलेबस में ही दिया गया है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोतड़ा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, बनावली, रंगपुर, है ना? लेकिन आप पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखोगे तो कुछ अन्य स्थलों से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो परीक्षा की दशा और दिशा समझते हुए यहाँ पर हर उस स्थल की चर्चा हो जाएगी कि आप निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ ठीक है, स्थलों के बारे में हमारे पास पर्याप्त जानकारी हो गई है। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग ऐतिहासिक काल का आरंभ करेंगे। अच्छा हाँ, सारस्वत सिंधु सभ्यता के साथ साथ यहाँ पर हम लोग वैदिक सभ्यता को भी डिस्कस करेंगे, है ना? इन्होंने इसमें यूनिट 4 में इन्होंने हड़प्पा और वैदिक को जोड़ दिया है। तो जब हड़प्पा का पतन होता है 1750 ईसा पूर्व में, तो 1500 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता का उदय हो जाता है। तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता चलती है। तो उसका एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखेंगे। तो यहाँ पर वैदिक और सैंधव सभ्यता का सह अस्तित्व है और वैदिक धार्मिक दार्शनिक विचार और अनुष्ठान है ना? तो यहाँ पर वैदिक धर्म का, वैदिक काल का राजनीतिक सामाजिक चर्चा नहीं है। वैदिक धार्मिक दार्शनिक विचार और अनुष्ठान है। मेनली वैदिक धर्म की चर्चा है और वैदिक को इंडस से कैसे लिंक किया गया है उसको समझना है। इन्हीं आधारों पर हम लोग वैदिक सभ्यता को भी पढ़ेंगे, समझेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे 600 ईसा पूर्व में, जहां पर वैदिक काल समाप्त हो रहा है। तो वहां पर फिर हम लोग 16 महाजनपद, गणराज्य, राजतंत्र, नगरीय केंद्रों का प्रारंभ, मगध का उत्थान, उत्कर्ष और विकास, सिक्कों का प्रचलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का प्रारंभ, राजनीतिक संरक्षण, जैन बौद्ध धर्म का राज्य निर्माण में योगदान, ईरान तथा यूनान का आक्रमण और प्रभाव। तो भारत पर सबसे पहला आक्रमण ईरानी था, जो 516 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। और जो यूनान आक्रमण ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सिकंदर के आक्रमण की बात हो रही है ना? तो विदेशी आक्रमण भी इसी समय हो जाएगा और इस प्रकार के जैन बौद्ध धर्म, है ना, एक प्रकार से धार्मिक आंदोलन और 16 महाजनपद, मगध का उत्थान, है ना? मगध के उत्थान के अंतर्गत आने वाले विभिन्न राजवंश जैसे हर्यक वंश, शशुनाग वंश, नंद वंश, है ना, मौर्य वंश, फिर आगे चल के उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। ओके ओके, सॉरी, इसको हमें नेक्स्ट करना है। इसमें हम लोगों ने हाँ 5 नंबर तक हो गया था, अब यहाँ से 6 नंबर आ जाएगा, है ना? दिख तो रहा होगा आपको, है ना? इसके बाद हम लोग मौर्य और मौर्योत्तर काल में चले जाएंगे। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनका प्रशासन है, साम्राज्य विस्तार है, अशोक धम्म का स्वरूप है, अभिलेख की विषय वस्तु है, पर्यावरणीय चेतना है, प्रशासन है, कौटिल्य तथा अर्थशास्त्र है, वास्तुकला है, मूर्तिकला है। और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, शुंग, कण्व, हिंद, यवन, शक, कुषाण, ये मौर्योत्तर काल में काउंट होता है। लिखा है ना मौर्योत्तर काल, ये मौर्योत्तर काल में काउंट होता है। आप निश्चिंत रहिएगा,
जब हम लोग अगले लेक्चर में आमने सामने होंगे तो हम सबसे पहले प्राचीन भारत के जितने भी टॉपिक हैं इनके नाम और इनका टाइम पीरियड है हम पहले आपको वो लिखवा देंगे, है ना। तो आप निश्चिंत हो जाएंगे कि हमें इस क्रम से आगे बढ़ना है। तो प्रागैतिहासिक काल से लेकर और जो सिलेबस का इतिहास, प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ मामला है, वहां तक का हम आपको पहले नोट करा देंगे। तो आपका, अगर मान लीजिए आप बिल्कुल ही शुरुआत कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल शुरुआत तो नहीं मानी जाएगी क्योंकि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो है ही इस परीक्षा को लेकर, तो पीएचडी या नेट, है ना। तो नेट अगर क्वालिफाई हैं तब तो फिर मान के चलिए कि ये परीक्षा उतनी आपके लिए आ, समस्या नहीं बनेगी, है ना, क्योंकि कमोवेश कुछ कुछ वैसा ही सिलेबस है। और यदि आप पीएचडी हैं, डॉक्टरेट हैं, तो उसको लेकर थोड़ा सा आ, फिर गहराई में उतरने की आवश्यकता है। तो नेट वाले इसलिए गहराई में उतरें क्योंकि परीक्षा में गलतियां ना हो, और डॉक्टरेट वाले इसलिए गहराई में उतरें क्योंकि जुड़ाव विषय से कब तक रहा, आज कितना है ना, तो ये थोड़ा सा देखकर, है ना। क्योंकि होता क्या है कि पता लगा काफ़ी पुरानी हो गई है रिसर्च किए हुए, फिर मान लो अन्य कामों में लग गए तो टच थोड़ा सा छूट जाता है। उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर शुरुआत में समस्या लग सकती है, क्योंकि अच्छा, समझने में तो समस्या नहीं आएगी, है ना, ये बात निश्चिंत रहिए, क्योंकि हम समझाएंगे जीरो से, ठीक है। लिखने पर उनको लगेगा कि फैक्ट्स ज़्यादा हैं, तो भैया पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि 70 के 70 फैक्ट्स ही आएंगे परीक्षा में। ठीक है। तो जिस चीज़ की परीक्षा ही है, अगर वही हम लोग नहीं लिखेंगे तो फिर हम लोग का आमने सामना होने का फिर पर्पज़ ही क्या रहेगा, है ना। तो थोड़ा सा कमर कस के, है ना। ऐसा क्या है जो असंभव है? कुछ है ऐसा जो असंभव हो? नहीं है, सब संभव है, ठीक है। मौर्य मौर्योत्तर हो जाएगा, उसके बाद गुप्त गुप्तोत्तर काल हो जाएगा। इसमें हम लोगों को गुप्तों का राजनीतिक इतिहास पढ़ना है, सांस्कृतिक इतिहास पढ़ना है, मुद्रा, गुप्तों की मुद्रा, अभिलेख, मूर्ति शिल्प, मंदिर, है ना, मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ, गुप्त वाकाटक संबंध, चीनी यात्री फाइयान हुएनसांग, परिवर्ती गुप्त शासकों का राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास, है ना, पुष्यभूति वंश, हर्षवर्धन का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास। तो यहाँ पर गुप्त और हर्षवर्धन को हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। एक महत्वपूर्ण मामला दक्षिण भारत का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में हमें कुछ राजवंश डिस्कस करने को मिलेंगे, जैसे खारवेल है ना, उड़ीसा में, सातवाहन है महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, संगमकालीन संस्कृति है सुदूर दक्षिण में, तमिलनाडु केरल, है ना। तो इन टाइम पीरियड की प्रशासन कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इसके साथ साथ चालुक्य, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चेदी, चालुक्य, चेर, पांड्य, पाल और सेन, है ना, इन सब के बारे में एक हम लोगों को डीप डिस्कशन करते हुए चलना है। और इनका सांस्कृतिक इतिहास भी देखना है, पल्लव और चोलकालीन मूर्तिकला भी पढ़नी है, मंदिर भी पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग प्रवेश कर जाएंगे प्री मेडिवल में, जिसमें हम लोग महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण देखेंगे। इसका मतलब तुर्की आक्रमण से परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना है।
इसके बाद पूर्व मध्यकाल का इतिहास भी आपके में लिंक है, जुड़ा हुआ है कि पूर्व मध्यकाल में सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी। भारतीय सामंतवाद, जाति प्रथा, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, शैक्षिक संस्थाएं, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, वैष्णव तथा शैव धर्मों का विकास, अलवार एवं नयनार, शंकराचार्य, वेदांत, रामानुज, बौद्ध दर्शन, धर्म में तंत्र का प्रभाव, है ना, मंदिर, मठ, है ना, इन सब के बारे में एक विशद चर्चा कि पूर्व मध्यकाल में, जिसको हम लोग लगभग 750 से 1200 के बीच में, ईस्वी के बीच में डिस्कस करते हैं, उस टाइम पीरियड की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति। तो प्रत्येक बिंदु को समझते हुए, लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। निश्चिंत रहिएगा, इसमें से कुछ भी छूटेगा नहीं, है ना। हर एक शब्द के बारे में आपके पास जानकारियां होंगी, इस बात के लिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। फिर 10वां जो टॉपिक है वो है इतिहास में शोध प्रविधि, जो हम लोग कहते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी, है ना। तो जो रिसर्च मेथडोलॉजी है उसमें ये यूजीसी नेट में जो हिस्ट्री का सिलेबस है उसमें भी ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं ना। इतिहास क्या है, इतिहास लेखन की विविध विधाएं क्या हैं, इतिहास उसका मूल्य क्या है, प्राच्य पाश्चात्य राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या है, अनुसंधान का क्षेत्र क्या है ना, रिसर्च का एरिया, क्षेत्रीय अन्वेषण, है ना, अन्वेषण मतलब खोज, शोध प्रविधि क्या है ना, रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है। तो इस पर आपको इतिहास और रिसर्च मेथडोलॉजी, उस पर एक गहरी समझ आपकी बननी आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन आना आना तय है, प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चन आएगा। इस बात के लिए निश्चिंत रहना कि आप सोचोगे किसी यूनिट से क्वेश्चन नहीं आता है, हर यूनिट से क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में कोई भी यूनिट ऐसी नहीं है जिससे क्वेश्चन ना आए, हर यूनिट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। तो इसको हम लोग, इन 10 टॉपिक को हम लोगों को बड़े अच्छे से, पूरी धैर्यता के साथ लेकर चलना है साहब, सीधी बात है ना। यहां तक बात समझ में आई? किसी प्रकार का कोई संशय? अभी तक नहीं, है ना। तो ये चीजें हम लोगों को पढ़नी है, ठीक है। अभी हम चर्चा इस बात की कर रहे थे कि अच्छा, इसमें इंग्लिश में भी पढ़ा हुआ है, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं। हम एक काम करते हैं कि जो स्रोतों से जुड़े हुए चैप्टर हैं, 1 और 2, और जो रिसर्च मेथडोलॉजी से जुड़ा हुआ चैप्टर है 10, उसको अगर छोड़ दें, क्योंकि उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, तो एंशियंट हिस्ट्री का एक समय जिससे उन लोगों को जो किन्हीं कारणवश विषय के टच में नहीं है, तो प्राचीन भारत का एक कालक्रम के हिसाब से आप उसको नोट कर लीजिए।
तो प्राचीन भारत में हम लोग इस तरह से टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे, तो उसको आप नोट कर लीजिए, है ना। ठीक है, देखो इसमें हम लोग सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल अध्याय को उठाएंगे। इसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री। ठीक, ये आपका शुरू होता है लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से और लगभग 3000 ईसा पूर्व तक। ठीक, इसको इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हैं? प्री हिस्ट्री। आसान शब्द है। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे ताम्रपाषाण काल। ठीक है, ये आपका लगभग 3500 बीसी के आसपास से शुरू होकर और लगभग 700 बीसी के आसपास तक चलेगा, ताम्रपाषाण काल। अगला अध्याय हम लोग डिस्कस करेंगे हड़प्पा काल। हड़प्पा काल लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व का समय होगा। इनको नोट कर लीजिए। तो चैप्टर जो है, अध्याय, वो आपके स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो एक बाई चांस भ्रम की स्थिति अगर थोड़ी बहुत बन रही होगी तो वो दूर हो जाएगी। तो काल करे सो आज करे सो अब, है ना। तो वही वाली स्थिति हो गई। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट किया? हड़प्पा काल से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल। ये आपका चलेगा 1500 से 600 ईसा पूर्व। ध्यान रखना, वैदिक काल को हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं। एक कहलाता है पूर्व वैदिक काल और एक कहलाता है उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल है ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व है और ये 1000 से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, इसमें जो 1000 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, इस 1000 की वजह से वैदिक काल तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना। उस 1000 में क्या है? उस 1000 में लोहे की खोज हुई। लोहा जो है, आप यूपीएचईएससी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अतरंजी अतरंजी खेड़ा अतरंजी खेड़ा एक जगह है, जिला एटा, उत्तर प्रदेश। तो वहां से 1000 ईसा पूर्व से
हमें लोहे के अवशेष मिले। पता है, इससे एक बड़ी महत्वपूर्ण हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्या? कि 1000 ईसा पूर्व से पहले, यानी कि पूर्व वैदिक काल, यानी कि हड़प्पा काल, यानी कि ताम्रपाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल, मानव को लोहे की जानकारी नहीं थी। तो 1000 ईसा पूर्व जस्ट लाइक डिवाइडिंग टाइम पीरियड। 1000 ईसा पूर्व से पहले लोहा नहीं है और 1000 ईसा पूर्व से लोहा है। मनुष्य को लोहे का ज्ञान, लोहा तो पहले भी था, लेकिन मानव को ज्ञान नहीं था। ज्ञान कब हुआ? 1000 ईसा पूर्व में। यह बात समझ में आई? महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि पूर्व वैदिक काल में लोहे की जानकारी नहीं थी मानव को, उत्तर वैदिक काल में थी। क्लियर? इसलिए इसको हम, इसलिए ये दोनों तरफ कॉमन है। ये टाइम पीरियड है लोहे के पहले का, ये टाइम पीरियड है लोहे के बाद का। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं 600 बीसी में। ये हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, जो आपके में यूनिट 4 संभवतः है ना, उसमें दिया गया है। 1 2 3 4, हाँ चौथी यूनिट में है। ठीक है। तो उसमें उन्होंने ढेर सारी चीजें लिख रखी हैं, तो उनका संबंध इससे है। 16 महाजनपद। अब आपको समझ में आ गया कि 16 महाजनपद की चर्चा हम लोग कहां कहां करनी है ना। यहां पर हम लोग 16 महाजनपद की चर्चा करेंगे। मगध के उत्थान को यहीं पर पढ़ेंगे, इसी टाइम पीरियड में। इसी टाइम पीरियड में हम लोग धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे। इसी टाइम पीरियड में हम लोग विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे, जो आपसे वहां पर लिखा है सिलेबस में, ईरानी और यूनानी। अच्छा हाँ, इसी में आप सिक्के, सिक्कों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो आप सोचो 600 ईसा पूर्व में कितनी जानकारियां आपका इंतजार कर रही हैं। ये जानकारियां चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं, आओ हमें जानो। ठीक है। यहां पर अब देखो, यहां पर एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है हम लोग का। क्या? सिक्के। सिक्के का मतलब समझे? कॉइन्स। इस टाइम पीरियड से पहले, यानी कि उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, हड़प्पा काल, ताम्रपाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल, सिक्के है ही नहीं। प्राचीन भारत के इतिहास में सिक्कों का प्रारंभ
इस टाइम पीरियड के दौरान होगा, 600 ईसा पूर्व के आसपास। 600 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक, तो सिक्के हम लोग को अप्रोक्स मिलने लग जाते हैं 500 बीसी के आसपास। क्योंकि ये सारी घटनाएं एक ही टाइम पे थोड़ी घटेंगी, है ना, थोड़ा आगे पीछे। और मगध का उत्थान जब चलेगा 600 ईसा पूर्व से, तो ये तो जाएगा नंदों तक, मौर्यों तक। मौर्य काल में भी तो मगध का उत्थान होगा। अशोक जब कलिंग विजय करता है 261 ईसा पूर्व में, तो वो भी तो मगध के उत्थान से ही जुड़ा हुआ मामला है। तो जो अशोक ने कलिंग विजय की थी ना, वो मगध के उत्थान की अंतिम विजय थी, लास्ट विक्ट्री। तो जब सिलेबस को थोड़ा सा लिंक करके चीजों को देखोगे, तो तमाम चीजें तो आपको यूं ही समझ में आ जाएंगी। तो ये बातें ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा, इसके आगे बढ़ेंगे, तब हम लोग पहुंच जाते हैं मौर्य काल में। ये आपका शुरू होता है 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक, मौर्य काल। अभी आपने मौर्य काल, मौर्योत्तर काल देखा था, तो ये मौर्य काल का टाइम पीरियड है। सिलेबस में एक साथ दिया हुआ है, चिंता नहीं करो, है ना। पहले मौर्य काल हो है, फिर मौर्योत्तर काल है। देखो कैसे, जब हम लोग मौर्य काल पढ़ लेंगे, फिर हम लोग मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, है ना। मौर्यों के बाद का काल मौर्योत्तर, है ना। ये 185 बीसी से 250 एडी तक चलेगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़े, इस मौर्य काल में आप वही चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, है ना, वो सब पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल में आप जो विदेशी राजवंश आपके लिखे हुए थे, भारतीय राजवंश लिखे हुए थे, है ना, वो सब आप इसमें पढ़ेंगे। अब आपको ये पता है कि मौर्योत्तर काल हमें कब पढ़ना है, ठीक है। ये आपका 185 बीसी से 250 एडी है। अब यहां पर दो शब्दावली आ रही है, बीसी और एडी। तो बीसी एडी का यहां मतलब क्या है, पर्पस क्या है, सुनना ध्यान से। देखो, जो इतिहास हम लोग आज पढ़ रहे हैं, जो लिखा हुआ है, जो क्रमबद्ध है, हम लोग प्रागैतिहासिक काल से लेकर और भारत की स्वतंत्रता तक इतिहास पढ़ते हैं, सोच के देखो कि हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ते हुए आ जाते हैं। ये करने का श्रेय किसको है, अंग्रेजों को। किसको है, अंग्रेजों को। इसका श्रेय अंग्रेजों को दिया जाता है।
अंग्रेजों ने भारत का इतिहास क्रमबद्ध किया, उसका खोज की, अन्वेषण किया। भारत का इतिहास तमाम अंग्रेजों का थैंकफुल है, जैसे विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, कनिंगम, रॉबर्ट ब्रूस फूट, जेम्स प्रिंसेप। इन लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया भारत के इतिहास को क्रमबद्ध करने का और समझने का, जिससे आज हम लोग इतिहास को आसानी से शुरू से अंत तक ले जाते हैं। तो चूंकि अंग्रेजों ने चीजें लिखी, तो अंग्रेजों के तो सन ऑफ गॉड ईसा मसीह है ना। तो उन्होंने ईसा को रख दिया सेंटर पे। तो ईसा मसीह का जो समय है वो 3-4 ईस्वी से 29 ईस्वी के आसपास का माना जाता है ना। ये माना जाता है, ठीक है। धार्मिक मामला है ना, तो धर्म में अक्सर चीजें मान ली जाती हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उनके तो सन ऑफ गॉड है ईसा, तो उन्होंने ईसा को कर दिया सेंटर में। कहा कि अब जो भी घटनाएं इतिहास में घट रही हैं, या तो वो ईसा से पहले की होंगी या ईसा के बाद की होंगी। तो अगर कोई घटना ईसा से पहले की है तो उसको हम बोलेंगे बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और अगर कोई घटना ईसा के बाद की है तो उसको हम बोलेंगे एडी, एनो डोमिनो। आफ्टर क्राइस्ट। बस सेंटर में ईसा है। तो यहां पर 322 बीसी लिखा है ना, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो ईसा से 322 साल पहले मौर्य की स्थापना हुई, और ईसा से 185 वर्ष पहले मौर्य वंश खत्म हो गया, मौर्य वंश का पतन हो गया। कितना आसान है ना। इसी तरह से मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल इसलिए हमने यहां पर यह बात समझा दी क्योंकि यही टाइम पीरियड है जहां पर हम बीसी से एडी में प्रवेश कर जाते हैं। आज क्या चल रहा है, 2024, अब तो खत्म होने वाला है। लेकिन चल तो 2024 रहा है अभी एट प्रेजेंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2024 एडी, ईसवी सन। तो यानी कि हम लोग ईसा से 2024 वर्ष आगे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है गुप्त काल। गुप्त काल का जो समय है वो 319 एडी से लगभग 550 एडी के बीच का रहता है। और इसके बाद हम लोग गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत आपके सिलेबस में जो हर्षवर्धन दिया गया है, तो हर्षवर्धन का समय है 606 से 647 ईस्वी या एडी। तो ये गुप्त काल का समय है, ये गुप्तोत्तर काल का हर्षवर्धन का समय है। अब टाइम पीरियड एकदम क्लियर। और लास्ट में जो पूर्व मध्यकाल दिया गया है, ये बेसिकली टाइम पीरियड आप इसको 750 से 1200 ईस्वी का मानकर चलिए। इसी में आपको महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों पर हम लोग चर्चा करेंगे, दक्षिण भारत के तमाम राजवंशों पर चर्चा करेंगे। तो ये पूर्व मध्यकाल का समय है। अब हम निश्चिंत हैं कि
हमने टाइम पीरियड भी आपको बता दिया, है ना? तो सिलेबस पर चर्चा हो गई, टाइम पीरियड पर चर्चा हो गई, एग्ज़ाम के पैटर्न और उसकी इम्पोर्टेंस, है ना? किस पोर्शन को इम्पोर्टेंस देनी है, इस पर भी चर्चा हो गई। तो अब हम लोग पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं। तो चूँकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इतना इंट्रोडक्शन पर्याप्त है। आपने परीक्षा को समझ लिया, आपने अपनी आँखों से सिलेबस को देख लिया, आपने प्राचीन भारत के पूरे घटनाक्रम के टाइम पीरियड को समझ लिया। बस अब पढ़ना बाकी है। तो अगले लेक्चर से हम लोग सीधा सिलेबस के अकॉर्डिंग चर्चाएँ शुरू कर देंगे। तो जो पुरातात्विक स्रोत हैं, जो साहित्यिक स्रोत हैं, इन पर हम लोग की चर्चाएँ, समझ और लिखत, है ना? अगले लेक्चर से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए, फिलहाल आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 1 पर चर्चा प्रारंभ कर देंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।